गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, आज हम निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ये दोनों डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं और दोनों में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब हम इसका फिगर देखते हैं और थ्योरी। फिगर के अकॉर्डिंग हमने थ्योरी लिखी है। सिंपल सी बात हमने लिखी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो यहाँ नीचे देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव ये बना हुआ है, ए बी है। निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु ओ से, तो मध्य बिंदु ओ यहाँ पर होगा, इसका से आर दूरी पर ये देखिए ऊपर की ओर दूरी जो है ये आर है। एक बिंदु पी है, ये बिंदु आपका पी रखा हुआ है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको कल ही बताया था, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके सामने जाते हैं हम तो वो आता है अक्षीय स्थिति में, ऊपर की ओर जाते हैं तो आता है निरक्षीय स्थिति में। तो ये निरक्षीय स्थिति का है। इसका डेरिवेशन ज़्यादा टफ नहीं है, पर इसका फिगर समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले इस फिगर को थोड़ा सा कर लेते हैं जूम और फिर इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब इस फिगर में आप देखिए, सबसे पहले आपका नीचे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव दे रखा गया है ए बी। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। बीच की पूरी दूरी कितनी होती है 12, तो आधी इधर की हो गई एल और आधी इधर की भी हो गई एल। यहाँ से इस बिंदु का नाम दे दिया गया ओ। इस ओ बिंदु से आर दूरी ऊपर की ओर हम आए हैं और यहाँ पर देखो एक बिंदु दे रखा गया है ये पी, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है जो हमें पता है, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब इतना पोर्शन तो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। Q आवेश पता होना चाहिए, तो आवेश हमारे पास है, एक बार प्लस Q एक बार माइनस Q, यानी आवेश है हमारे पास। साथ में क्या चाहिए, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, जहाँ से हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे अगर मैं ए के सापेक्ष बात करूँ तो ए से पी की अगर निकालूंगा तो ए से पी के बीच की दूरी, मतलब ए पी कह सकते हैं इसको। इसी तरह अगर बी से निकालूंगा तो बी पी, वो मान होता है हमारा आर का जो हम बटे में रखते हैं। तो चलिए वापस देखते हैं। अब हमने माना क्या है, ए से पहले देखते हैं, ए से पी की ओर। ए पर कितना आवेश है, प्लस क्यू। पी पर कोई आवेश नहीं है, तो मान लेते हैं कितना है, 0 है। अब दोनों में बताइए कि आवेश ज़्यादा कौन होगा, तो आपको पता है आवेश ज़्यादा कौन है, प्लस क्यू ज़्यादा है। और मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ज़्यादा से कम की ओर। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ए से पी की ओर, ज़्यादा से कम की ओर। जो देखिए आगे आपका E1 के रूप में दर्शाया भी गया है। E1 की दिशा कहाँ है, आगे की ओर, यानी इस दिशा में आपका ये इस तरह चल रहा है, इतनी चीज़। इसी तरह B से P को देखो अगर, तो P पे क्या है, माइनस का Q आवेश। P पर फिर मान लेते हैं 0। अब माइनस Q बड़ा है या 0 बड़ा है, तो सीधी सी बात 0 बड़ा है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, 0 से B की तरफ, यानी इस तरह। तो E1 और E2 की इस तरह हमने दिशा फिक्स कर दी। अब दिशा फिक्स करने के लिए हमें इनका रिजल्टेंट, क्योंकि आपको बताया गया था वैद्युत क्षेत्र कैसी होती है, सदिश राशि होती है। अब इसका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो इनकी दिशा या तो सेम हो या तो विपरीत हो, तभी इनको जोड़ना आसान होगा। तो उस जोड़ने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग इनको बांट देते हैं इनके घटकों पर, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ये आपको पहले भी बताया गया कि कैसे हम ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में बांटते हैं। और एक चीज़ और आपको बताई गई थी, जो आपका एंगल वाला साइड होता है, जिस साइड में एंगल होता है वही साइड कॉस होता है, बस इतना याद रखिएगा। जिस साइड एंगल होगा वो साइड कॉस, दूसरा साइड जो बचा वो हो जाता है साइन। तो सबसे पहले बस इतने फिगर पे अभी ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले बात करते हैं इस E1 की। ये E1 ऊपर की ओर जा रहा है, बगल में हमने एक लाइन खींची इसको क्षैतिज में बांटने के लिए। ये नीचे हमने कोण थीटा माना था, तो ये भी कोण क्या गया हमारा, थीटा।
जब कोण थीटा है तो कोण वाली साइड क्या बन जाएगी, कॉस। तो इसीलिए ये जो एरो है इसका E1 का जो हमने क्षैतिज घटक बांटा वो हो गया E1 कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E1 साइन थीटा। इतना हमने डिवाइड कर लिया। इसी तरह अब दूसरे पार्ट को देखिएगा, इस E2 वाले को देखिए। जब इस E2 वाले की बात करेंगे तो E2 वाले का ये हमने क्षैतिज घटक लिया, ये कोण बनेगा जाके थीटा। कोण वाला इस साइड कॉस बनता है तो ये बन गया E2 कॉस थीटा और ये साइड बन गया E2 साइन थीटा। तो इसको हमने ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटकों में विभक्त कर लिया। जब हमने बांटा तो यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिली कि जो E1 साइन थीटा ये किधर है, ऊपर, E2 साइन थीटा किधर है, नीचे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। साथ में E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में है, ये याद रखिएगा। E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा एक दिशा में है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट दिशा में। और कुछ चीज़ें इस फिगर से समझ लेते हैं जो आगे हमारे काम में आएंगी। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूँ, अगर इस बिंदु को मैं O नाम दे दूँ तो ट्रायंगल आपका OPA, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर मैं कर्ण AP का मान निकालना चाहूँ तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना, R स्क्वायर, R तो लंब है तो इसे R स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना, L स्क्वायर। तो अगर कर्ण का मान निकालूँ तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमने कर्ण निकाला है पाइथागोरियन ट्रिक से, तो ये कर्ण आ गया। साथ में एक और टर्म देख लेते हैं जो आगे ज़रूरत पड़ेगा, वो टर्म हमें ज़रूरत पड़ेगा कॉस थीटा। तो आपने लाल बटे कक्का सबने पढ़ रखा है। तो अगर लाल बटे कक्का की हम बात करें तो पहला लंब बटे कर्ण होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में देखिए कॉस थीटा लिखा है। तो क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें, इसी ट्रायंगल्स को फिर से अगर देखें, आधार की बात करें तो कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आधार क्या बन जाएगा आपका L। तो अगर हम लिखें कॉस थीटा बराबर, तो हम लिखेंगे L अपॉन कर्ण की बात करें तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हमने पहले ही लिख लिया। कैसे निकाला, फिगर से। अब चलते हैं आगे डेरिवेशन पर। इजी डेरिवेशन है, समझिएगा। तो अब हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यू आवेश है, फिक्स है। पहला ये टर्म तो आपका कांस्टेंट होता है, पहले ही बताया गया, ये भी फिक्स है। अब बटे में प्रॉब्लम है कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कहाँ से आया, यही सबसे बड़ी चिंता की बात। तो फिर से पीछे चलते हैं और एक बार फिर से इसको समझते हैं, ये कहाँ से आया। तो हमने अभी आपको फॉर्मूले में जब बताया था तो हम क्या रखते हैं, जहाँ से जिस बिंदु की निकालनी है उस बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग करके। तो मैं A के कारण निकाल रहा हूँ, किस पर निकाल रहा हूँ, P पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, AP होगी, जो कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बटे में फॉर्मूले में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके रखेंगे। तो जब स्क्वायर करके रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसीलिए आगे फॉर्मूले में आपका अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। तो फिर से चलते हैं आगे और देखते हैं। तो ये आया। इसी तरह सिमिलरली सेम टू सेम आएगा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए दोनों आगे सेम। अब दोनों आगे सेम। अभी एक चीज़ और हमने फिगर में देखी थी कि इनके साइन वाले टर्म क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो E1 साइन थीटा ऊपर और E2 साइन थीटा नीचे। साथ में यहाँ हमको दिख गया कि E1 E2 दोनों क्या है, ये तो सेम है। E1 E2 सेम है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी तो सेम होंगे। तो बराबर है और विपरीत हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, जो हमने आगे थ्योरी में लिखा हुआ भी है पूरी बात को, कि E1 व E2 को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा बना, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा बराबर तथा विपरीत है।
तो ये निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो E बराबर क्या आ गया, परिणामी तीव्रता की बात करें E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। याद रखिए E1 और E2 का मान सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पेज पर रखते हैं वैल्यू, तो हमने वैल्यू पिछले पेज से उठा के यहाँ पर रख दी। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और इसी तरह E2 की वैल्यू भी यही रख दी। दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद क्या हो गया, ऊपर देखिए Q था तो दोनों जुड़े तो इसलिए 2Q करके लिख दिया समीकरण। साथ में कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपको निकाल के बताई थी कैसे निकलेगी, वो हमने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। जब कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, अब यहाँ पर जो मेन टर्म है वो आप समझिएगा। नीचे आप देखो ये लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसकी पावर कितनी, 1, और अंडर रूट को आप लोग जानते हो, अंडर रूट को क्या लिखते हैं हम, पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो एक पावर इसकी आधी पावर इसकी गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, एक और आधा जुड़ गया तो मतलब कितना, 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। तो वही हमने अगली लाइन में यहाँ पर लिखा है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। फिर से वही काम पिछली बार वाला, एल छोटा है किससे, आर से, तो एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को बटे में से कर देंगे गायब। जब बटे में से एल स्क्वायर गायब हो गया तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर, और इसकी पावर बचेगी 3/2। और पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाता है, 2 से 2 पावर कट गई, बचा कितना, आर की पावर 3 यानी आर क्यूब। वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और यही आपका फाइनल समीकरण है। तो यही आपका क्या है, फाइनल समीकरण। तो इसमें अक्षीय और निरक्षीय में अंतर कितना आया, अक्षीय वाली जो हमने कल पढ़ी थी वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब।